ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने देखे थे सिग्नल्स। जो डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स हमारे यहाँ पर यूज होंगे मॉड्यूलेशन प्रोसेस के अंदर, उनकी डेफिनेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हमारा मैसेज और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, जो हमारा इंफॉर्मेटिव सिग्नल होता है जिसको हमें ट्रांसमिट करना है यूजर एंड से डेस्टिनेशन एंड तक। ठीक है, उसको हम मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू गुजर के तब हमारा सिग्नल आगे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो ये वर्डिंग आप लोगों को याद रखनी है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सा होता है, मैसेज सिग्नल कौन सा, या बेस बैंड सिग्नल कौन सा होगा। अ, ये जो सिग्नल है लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा करियर सिग्नल है। करियर सिग्नल हमारा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, जो हमारा यूज होता है किसी लिए, मैसेज सिग्नल के साथ मिक्सअप होके उसको लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कराने के लिए। ठीक है, इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ एज ए करियर का काम करता है, जिसकी हेल्प से हमारा मैसेज सिग्नल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी लॉस के हमारा डेस्टिनेशन एंड तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल कौन सा है, जब हम मैसेज सिग्नल और करियर सिग्नल को एक साथ मिक्सअप करते हैं, ठीक है, या सुपर इम्पोज करते हैं, तो हमें एक रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर जो होगा वो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं जब हमारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में करियर और मैसेज सिग्नल का जो मिक्सचर होता है वो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाया। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ लिए थे, एक बार रिवाइज करा दिया, ये वर्डिंग्स आगे बहुत देखने को मिलेगी तुम लोगों को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है बैंडविड्थ डेफिनेशन। बैंडविड्थ की डेफिनेशन क्या है, बैंडविड्थ जो टर्म है वो भी बहुत ज्यादा यूज हो रखी है यहाँ पर। इसको शॉर्ट फॉर्म में BW से रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे क्वेश्चंस में भी होगा ये मेंशन। ठीक है, तो बैंडविड्थ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमारा क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती है। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज की वो रेंज जिस पर हमारा एक कोई सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, कोई एक सिग्नल है, कोई हम मैं बोल रही हूँ टीवी सिग्नल है, उसको ट्रांसमिट करना है, और मैं बोलती हूँ कि वो जो है 200 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसीज है उसी पर हम ट्रांसमिट करा सकते हैं। ठीक है, तो जो वो रेंज हो गई 200 से लेकर 300 हर्ट्ज तक की, वो उसकी बैंडविड्थ होगी। ठीक है, वो उसकी बैंडविड्थ कहलाई। अब अगर हम बोले कि इसकी बैंडविड्थ को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सिंपल फॉर्मूला है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसमें से हम लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देते हैं। अभी मैंने बताया, एग्जांपल लिया कि 200 से 300 के बीच में जो फ्रीक्वेंसीज है उन पर हम किसी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसकी बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे, जो 300 अपर फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी 300, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 200, 200 जो हमने कंसिडर करी, तो 300 में से 200 हम माइनस कर देंगे, तो हमें कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी 100, जो 100 आंसर आया वो उसकी बैंडविड्थ कहलाएगी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम याद रखें बैंडविड्थ क्या है, वो रेंज फ्रीक्वेंसी की जिस पर हमारा कोई सिग्नल ट्रांसमिट होता है थ्रू ए चैनल। ठीक है, वो हमारा बैंडविड्थ कहलाता है। या फिर इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है, जनरली यही तुम लोग एग्जाम में लिखना अगर आता है, बट समझाने के लिए मैंने ये भी लिख दिया है, इट इज द कैपेसिटी अवेलेबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन। यानी कि ये वो कैपेसिटी है जो अवेलेबल होती है डेटा को ट्रांसमिट कराने के लिए, वही फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, ये हमारा जनरली हर्ट्ज में मेजर करते हैं हम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। और BPS, बिट्स पर सेकंड, हमारा नेटवर्क कनेक्शंस में आता है, जहां पे हमें नेटवर्क कनेक्शंस के बारे में पढ़ना है। बिट पर सेकंड क्यों लिया, ये बताता है कि किसी टाइम पीरियड में कितना डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड इन पर सेकेंड। तो ये हमारा नेटवर्क कनेक्शंस में, यहाँ इसका कोई यूज नहीं है,
तुम लोगों को सिर्फ हर्ज वाली वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है, हर्ज में कितनी उसकी बैंडविड्थ है। तो देखो ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है किसी एक सिग्नल का, इसकी अपर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी दिखा रखी है F1, हाई फ्रीक्वेंसी दिखा रखी है F2, और ये FC क्या है, इसकी ये फ्रीक्वेंसी है, FC फ्रीक्वेंसी, सेंटर फ्रीक्वेंसी हम इसको बोलते हैं। तो बैंडविड्थ यहाँ कितनी होगी, ये इस फ्रीक्वेंसी से लेकर F2 तक, F1 से लेकर F2 तक का जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, वो इसकी बैंडविड्थ कहलाएगी। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, F2 जो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस कर देंगे F1 में से, तो बैंडविड्थ कितनी निकल के आएगी, F2 माइनस F1। ठीक है, ये हमारी हो गई बैंडविड्थ की डेफिनेशन। अगर एग्जाम में आता है डायग्राम से समझा देना, और ये वाली जो डेफिनेशन है इसको एक्सप्लेन कर देना कि हमारी ये बैंडविड्थ की डेफिनेशन हुई। ठीक है, ये छोटे छोटे से डेफिनेशंस थी जो यूजफुल है तुम लोगों को आगे के टॉपिक समझने के लिए। अब इसके बाद इसके अंदर आता है एनालॉग मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमारा मेन जो कंटेंट है वो शुरू हो रहा है। अभी तक सारे इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स थे सारे के सारे। ठीक है, एनालॉग मॉड्यूलेशन को हम डिफाइन अगर करें तो ये क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एक प्रोसेस है एनालॉग सिग्नल को ट्रांसफर करने का। एनालॉग बेसबैंड लिखा है इन्होंने यहाँ पर, एनालॉग बेसबैंड, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, उसको ट्रांसफर करने का प्रोसेस हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन है। ठीक है, जैसे कि कोई ऑडियो या टीवी सिग्नल है, ठीक है, ओवर ए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को यूज करके, ठीक है, सच एज ए रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड। रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड का मतलब है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का जो बैंड होगा, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगी उन पर। ठीक है, तो एनालॉग मॉड्यूलेशन को अगर हम सिंपली देखें तो क्या है, ये एक प्रोसेस है एनालॉग सिग्नल, एनालॉग मैसेज सिग्नल भी बोल सकते हो तुम, एनालॉग मैसेज सिग्नल लाइक ऑडियो और टीवी सिग्नल। ठीक है, यूजिंग ए हाई फ्रीक्वेंसी करियर सिग्नल। ठीक है, एक हाई फ्रीक्वेंसी का करियर सिग्नल है, एक तरह से वो उसके लिए क्या है, व्हीकल का काम कर रहा है। ठीक है, जिस पर बैठ गया हमारा जो मैसेज सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, वो ट्रेवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन कहलाया। इसको हम कॉन्टिन्यूअस मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या होंगी, देखो मैं यहाँ टाइप करके तुम लोगों को बता रही हूँ। पहला तो होगा हमारा मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल सब लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो मैसेज सिग्नल क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, ये वो सिग्नल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि ये हमारा मेन कंटेंट है जिसको हमें आगे सेंड करना है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या होगा, करियर सिग्नल। दो मेन सिग्नल्स होंगे, दूसरा होगा करियर सिग्नल, ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। ठीक है, ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हुआ जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होती, जो सिर्फ एक करियर का काम करता है और मैसेज सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कराता है। ठीक है, तो इसमें कंटेन्स नो इंफॉर्मेशन, या ऐसे लिख सकते हो तुम, नो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट, इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती। बट किस लिए यूज होता है, यूज्ड टू कैरी या यूज्ड टू ट्रेवल, ट्रेवल मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल ऑफ ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे दो मेन सिग्नल्स हो गए, दोनों को हमने डिफाइन कर लिया कि दोनों हमारे
किस तरह के सिग्नल है। ठीक है, अब क्या करना है तुम लोगों को, ये तो हमारा थ्योरेटिकल हो गया। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट क्या है, मैथमेटिकली हम कैसे इस चीज को दिखाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वो चीज हमें देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करियर सिग्नल को हम देखते हैं, करियर सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने यहाँ क्या लिया, एक साइनोसोडल करियर वेव्स या करियर सिग्नल हमने एक लिया, उसकी इक्वेशन यहाँ पर दिखाई, सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में टी क्यों है, क्योंकि ये टाइम डोमेन में हमारा सिग्नल है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इस सिग्नल को देख रहे हैं। ठीक है, सी फॉर करियर के लिए हमने रिप्रेजेंट किया है। काफी बुक्स अगर तुम देखो तो सी की जगह कुछ और वैल्यू ले रखी होगी, यहाँ पर एम ले लिया या ए ले लिया, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिर्फ। ठीक है, सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई किसकी, करियर वेव सिग्नल की। और ये इक्वेशन तुम लोगों को लास्ट तक याद रखनी है, करियर वेव की सिग्नल सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद इस साइन वेव को, इस इक्वेशन को हमने इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, इसके अंदर क्या क्या टर्म्स है। पहला तो ये एसी वैल्यू, जो ये एसी वैल्यू लिखी है, इसका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि जो साइन वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो एसी से रिप्रेजेंट किया। जैसे हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 वोल्ट है अगर, तो एसी की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर 10 वोल्ट वोल्टेज सिग्नल है, अगर कोई वो 10 वोल्ट है, तो एसी की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस 10 यानी कि पॉजिटिव पीक 10 वोल्ट, नेगेटिव पीक 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। इसके बाद यहाँ पर ओमेगा सी वैल्यू ली है, ओमेगा सी है हमारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, और थीटा हमारा किस लिए है, यहाँ पर थीटा है हमारा फेज एंगल थीटा। ठीक, तो अब इन्होंने देखो इस चीज को एक्सप्लेन किया है, एसी एम्पलीट्यूड कॉस, देखो ओमेगा सी की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, ये सबको पता है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, यहाँ ओमेगा सी लिया है तो इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी इन्होंने 2 पाई एफ सी। ठीक है, इसके साथ टी है टाइम प्लस फाइव, यहाँ पर फाइव लिया है, देखो ये फाइव और थीटा एक ही बात है। ठीक है, ये अलग अलग इमेजेस में मैंने पेस्ट किए तो यहाँ फाइव आ गया, इसको तुम थीटा ही याद रखना। ठीक है, कुछ बुक्स में थीटा लिया है, कुछ बुक्स में फाइव लिया है, तो ये कंफ्यूज मत होना, जो जिसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, बात एक ही है कि ये फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड, ये फ्रीक्वेंसी और ये फेज। अब ये जो पूरी वैल्यू है 2 पाई एफ सी टी प्लस 5, ये हमारा एंगल कहलाता है। ठीक है, कॉस के साथ जो ये वैल्यू है पूरी एंगल है। ठीक है, जैसे cos 30 होता है, cos 40 है, वो एंगल को शो कर रहा है। तो ये जो वैल्यू हमने लिखी ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल हो गया। अब इसके बाद ये तो हमने दिखा दिया कि करियर वेव जो इक्वेशन है, करियर की इक्वेशन है, वो इस तरीके की होगी, उसके अंदर ये 3 पार्ट मेन होंगे। अब अगर हम इन 3 पार्ट को देखें, देखो मॉड्यूलेशन प्रोसेस मैंने तुम लोगों को समझाया था क्या होता है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस के अंदर हम एनालॉग, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है और जो करियर सिग्नल होता है, उन दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक है, करियर सिग्नल क्या करता है, मैसेज सिग्नल को अपने अंदर लेकर उसको आगे ट्रेवल कराता है। अब करियर सिग्नल मैसेज सिग्नल को अपने अंदर कैसे लेगा, ठीक है, अपने साथ कैसे मिक्स करेगा, वो मिक्स करेगा इन तीनों कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। इन तीनों कंपोनेंट के अकॉर्डिंग कैसे मिक्स करेगा, ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर करियर के एम्पलीट्यूड में चेंज होता है एज पर द मैसेज सिग्नल, तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, ये एसी की वैल्यू अगर चेंज होती है एज पर द मैसेज सिग्नल, तो वो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, अगर मैसेज सिग्नल जो हमने इसके साथ मिक्स किया, इसके साथ जो हम मैसेज सिग्नल मिक्स करेंगे, अगर वो इसके ओमेगा सी की वैल्यू में चेंज करता है, ठीक है, जब वो इसके साथ मिक्स होगा, अगर इसके एसी वैल्यू में चेंज करे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर वो फ्रीक्वेंसी इस ओमेगा सी की वैल्यू के साथ मिक्स करके इसको चेंज कर रहा है,
तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाएगा। अगर मैसेज सिग्नल थीटा की वैल्यू चेंज करता है तो वो फेज मॉड्यूलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये तीन मॉड्यूलेशन टाइप्स है इसके एनालॉग मॉड्यूलेशन के। एनालॉग मॉड्यूलेशन क्यों बोला यहाँ पर, इसको हम डिफाइन जो कर रहे हैं एनालॉग क्यों बोला, क्योंकि हमारा मैसेज सिग्नल जो है और करियर सिग्नल है दोनों एनालॉग फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक, दोनों एनालॉग फॉर्म होंगे यहाँ पर, मैसेज सिग्नल भी करियर सिग्नल भी दोनों एनालॉग सिग्नल्स होंगे। इन दोनों को मिक्स करके मॉड्यूलेशन प्रोसेस को कराना कैसे, किस तरह से होगा, ये हमने करियर की इक्वेशन देखी, इसके तीन कंपोनेंट देखे, एसी, ओमेगा सी और थीटा। ठीक है, अब इन तीनों कंपोनेंट में अगर चेंज होता है एज पर द मैसेज सिग्नल, जो इंफॉर्मेशन हमारी है, अगर एम्पलीट्यूड में चेंज होता है तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाएगा, अगर थीटा में चेंज होता है तो फेज मॉड्यूलेशन कहलाएगा। तो ये तीनों जो है एनालॉग मॉड्यूलेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, अब फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन दोनों को हम एंगल मॉड्यूलेशन भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों मिलके एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको एक साथ एंगल मॉड्यूलेशन का नाम दे देते हैं और फिर बोल देते हैं एंगल मॉड्यूलेशन के दो टाइप है, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा फेज। ठीक है, यहाँ पर देखो यही चीज लिखी हुई है, बोथ एफएम एंड पीएम वेरी टोटल एंगल। ठीक है, फाई इन्होंने पूरे एंगल का नाम दिया, इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस थीटा। तो ये जो पूरा टोटल एंगल है वो चेंज हो रहा है एज पर फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तब भी चेंज होगा टोटल एंगल, अगर थीटा को चेंज करें तब भी टोटल एंगल चेंज होगा। तो इनको हम एंगल मॉड्यूलेशन का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर जो क्लासिफिकेशन का चार्ट तुम लोगों को बताया था मैंने, ये वाला, इसमें हम ये पार्ट पढ़ रहे हैं पहली यूनिट में, कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। इसके दो पार्ट एम्पलीट्यूड और एंगल, ये सबको क्लियर हो गया होगा कैसे क्लासिफिकेशन किया है। अब एंगल के दो पार्ट फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन। तो पहली जो स्टार्टिंग की दो यूनिट है वो हमें ये चीज पढ़नी है पूरी, कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये चीज आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी अभी। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं अपने इन डेफिनेशंस पर। तो यहाँ पर देखो ये डायग्राम इन्होंने दिखाया हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ये चीज अगर हमारी, ये हमारी मैसेज सिग्नल थी जो ब्लू लाइन से यहाँ दिखाया हुआ है, ये मैसेज सिग्नल है और ये हमारा करियर सिग्नल था, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इसके एम्पलीट्यूड में चेंज कर दिया इस करियर सिग्नल ने, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाया। यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया, देखो यहाँ क्या है, जो यहाँ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ देखो 1 2 3 4 5 ही है, इस टाइम पीरियड में नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ गई हमारी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो इसके फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। इसके बाद फेज, देखो यहाँ पर ये वेव फॉर्म जो है ब्लू लाइन है, यहाँ पर फेज चेंज होना था, यानी कि वैल्यू यहाँ नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जानी थी, वो पॉजिटिव ना जाके यहाँ पीक आया और वो फिर से पॉजिटिव रह गया, यानी कि फेज चेंज नहीं हो पाया यहाँ पर, तो वो फेज में हमारा चेंज डिफरेंस आ गया, तो ये फेज मॉड्यूलेशन कहलाया। अब इसको भी डीप में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी और फेज को, पहले हमारा एम्पलीट्यूड पर फोकस है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, कैसे कोई एक सिग्नल है, कोई एक सिग्नल है जनरली हमारा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम जब कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में देखो हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, सिग्नल को हम सेंड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो सेंड करने के लिए उसको मीडियम की जरूरत पड़ेगी, यानी कि चैनल की जरूरत पड़ेगी, और उस चैनल में जो सिग्नल्स हमारे ट्रैवल हो रहे होते हैं उनको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी की, बैंडविड्थ की। अभी जो बात करी हमने बैंडविड्थ की, यानी कि उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की हर सिग्नल के लिए वो डिफाइंड होती है। जैसे हम जो रेडियो तुम लोग सुनते हो एएम और एफएम पर, ठीक है, तो वहां क्या है, तुम लोग देखते हो जब एफएम सुनते हो तो 98 पर कोई सिग्नल चैनल सेट है, कोई चैनल हमारा 94 पर सेट है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, बैंडविड्थ डिसाइड कर रखी है उन सिग्नल्स की
कि इतनी बैंडविड्थ पर ये वाला चैनल होगा, टेलीका ब्रॉडकास्ट होगा, इतने बैंडविड्थ पर ये वाला चैनल ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सारे चैनल्स मिक्स हो जाएंगे और तुम लोगों को पता नहीं चल पाएगा कौन सा चैनल हमारा चल रहा है, कौन से चैनल पे कौन सा गाना चल रहा है, वो क्लियर नहीं होगी पिक्चर। ठीक है, तो किसी भी सिग्नल को सेंड करने के लिए उसकी बैंडविड्थ मेंशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि उसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मेंशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब हम यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, उस सिग्नल के अंदर कितना फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रेजेंट है वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो यहाँ मैथमेटिकल एनालिसिस होगा इसके अंदर, उसमें हमारा मेन फोकस फ्रीक्वेंसी कंटेंट पर रहेगा। हमें पता करना पड़ेगा कितना फ्रीक्वेंसी कंटेंट उस सिग्नल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके लिए हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज होगा। यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज होगा, घबराना मत, मैं बता दूंगी जितनी जरूरत है उतनी चीज की यहाँ पर। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है मैथमेटिक्स में, थोड़ा सा सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ उसके बारे में ताकि दिक्कत ना हो तुम लोगों को। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसका काम क्या है, जो टाइम डोमेन में सिग्नल है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना या डिस्क्राइब करना। ठीक है, कोई एक सिग्नल दे रखा है इन्होंने टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको ये बताएगा फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, यानी कि टाइम रिस्पेक्ट में जो सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी कंटेंट बता देगा कि इस सिग्नल में इतना फ्रीक्वेंसी कंटेंट है। ठीक है, विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन का लॉस हुए बिना। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसका काम है किसी टाइम डोमेन के सिग्नल को कन्वर्ट करके फ्रीक्वेंसी डोमेन के सिग्नल को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या कहलाई? फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने यहाँ क्यों यूज करी? देखो, मॉड्यूलेशन में हमारा क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम करियर फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर चली जाती है, यानी कि सिग्नल का क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो वो शिफ्टिंग जो हो रखी है उसको मैथमेटिकली हमें पढ़ना है, उसके लिए हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करी है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी होती क्या है पहले वो बताऊंगी, फिर उसकी हेल्प से हमने कैसे उसको इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को इसमें इस्तेमाल किया वो चीज पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये आई थिंक सबको विजिबल होगा, नहीं होगा तो मैं इसको दोबारा मैं और इसको बड़ा करके दिखा दूंगी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसको समझ लेना ठीक से। ठीक है, आगे मैथमेटिकल चीजें जो चलेंगी वो ऐसे ही चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस ये प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है पहले, जो ये इतनी चीज दे रखी है इन्होंने, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है। इन्होंने बताया कि कोई एक फंक्शन है एफ टी, इफ एफ टी कोई फंक्शन है जो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, उसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखे तो कैसे लिखेंगे, एफ ओमेगा। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी सॉरी वो सिग्नल जो टाइम डोमेन में यहाँ रिप्रेजेंट किया था उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म तो वो एफ ओमेगा से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब अगर हम इस फंक्शन को एफ टी को मल्टीप्लाई कर दे इस फंक्शन से ई जे ओमेगा सी टी से, तो इनका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो एफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की। या जैसे तुम लोग कोई फॉर्मूला पढ़ते हो ना ट्रिग्नोमेट्री में, बोलते हैं कि ये जस्ट इसके बराबर होगा, तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है
कि एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म को अगर हम एफ ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इस एफ टी को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दे तो इस पूरे का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो होगा एफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। ठीक है। अब इन्होंने बोला ये तो ई जे ओमेगा सी टी था, इन्होंने ये सेम चीज यही बोल रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई करें इसको ई माइनस जे ओमेगा सी टी के साथ तो जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो ओमेगा प्लस ओमेगा सी हो जाएगा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये टाइम सिग्नल जो है इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये सिग्नल है एफ, इसके अंदर देखो क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा सी। फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है यहाँ पर कितना, इसमें माइनस ओमेगा सी आ गया, यहाँ प्लस ओमेगा सी आ गया। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ शिफ्ट हो रही है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कैसे हुई, जब ये फंक्शन को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर कोई फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है तो उस फंक्शन को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म ये हो जाएगा और इसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग आ जाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट हुआ। अब ये तो स्टेटमेंट हो गया, बट स्टेटमेंट को हमें प्रूव करके देखना है कैसे आया ये। हमने बोला एफ टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग हो जाएगी, जो पहले ओमेगा फ्रीक्वेंसी थी अब वो ओमेगा माइनस ओमेगा सी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया, मान लिया पहले ओमेगा 100 हर्ट्ज था, अब माइनस करने पर 100 में से हमने 50 माइनस कर दिया तो 50 हर्ट्ज आ गया, 50 हर्ट्ज आ गया। तो वहां चेंज हो गया फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई, पहले जो 100 पर थी अब वो 50 पर आ गई। तो ये चेंज आया कैसे, उसको इन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ किया हुआ है इसके नीचे। इस स्टेटमेंट को इन्होंने प्रूफ किया हुआ है नीचे। कैसे प्रूफ किया, इन्होंने पहले तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की पूरा फॉर्मूला लिखा। फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखा, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम करते हैं तो ये यूज किया जाता है। ठीक है, मैथमेटिकली तुम लोगों को याद होगा नहीं होगा जो भी है, बट इसको याद करना है। ठीक है। अब अगर हम लिखे कि एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा है, जैसा कि ऊपर हमने अभी डिफाइन किया, अगर एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा होगा तो यहाँ पर एफ टी का ये जो एफ ओमेगा की वैल्यू है इन्होंने यहाँ इस फॉर्मूले से उठाई और इसको यहाँ पुट कर दिया। इस एफ ओमेगा की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ जब हमने वैल्यू रखी, रखने के बाद ये पूरी एक हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, जस्ट हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। अब अगर हम बोले कि इस पूरे को हम दोनों तरफ दोनों साइड में हम ई जे ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई कर दे, हम मल्टीप्लाई कर दे इस पूरे को, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, एफ टी मल्टीप्लाइड ई जे ओमेगा सी टी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ऑलरेडी गिवन है ये चीज, इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज तो हमने एज इट इज लिखी, इज इक्वल टू यहाँ पर ये हमारा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एज इट इज लिखा, ये एफ टी की वैल्यू एज इट इज लिखी, ये क्या किया है, इस वैल्यू को यहाँ लिखा और इस वैल्यू को यहाँ लिखा। अब इन इसमें से देखो हम कोई चीज कॉमन ले सकते हैं, तो हमने क्या किया, हमने कॉमन लिया माइनस जे ओमेगा। माइनस जे ओमेगा जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पर तो ये ओमेगा एज इट इज आया, माइनस यहाँ से ओमेगा आ गया अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन आई। तो अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कैसे, एफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में एफ ओमेगा है, यहाँ ई की पावर में जो है ओमेगा वैल्यू प्रेजेंट की। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम एफ ओमेगा यहाँ लिखते हैं। अब हम जब इसको देखेंगे, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम लेंगे, इस पूरे का, इधर साइड का भी इधर साइड का भी, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म तो जस्ट क्या आ जाएगा, एफ अंदर ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यू। ठीक है, हमने एज इट इज लिखी, इज इक्वल टू, इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या आएगा, जो ई की पावर में फ्रीक्वेंसी है, तो एफ
यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा सी। अब तुम लोग देख लो, ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। यहाँ पर देखो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, एफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी के। अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग आ जाएगी, जो पहले ओमेगा पर थी अब वो माइनस ओमेगा सी पर होगी। देखो यहाँ पर सिंपल हमारे एफ ओमेगा पर थी वैल्यू जब हम इसको पढ़ रहे थे, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया, ये ओमेगा सी से माइनस हो गई। ठीक है, और ये देखो ये यहाँ जो लिखा था ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ प्रूव हो गई। तो ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। इसमें यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन, कोई फंक्शन गिवन है एफ टी, उसको हम ई जे ओमेगा सी टी से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो किसके बराबर होगा, जो फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग आया है उसके। अब वो फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, या तो माइनस ओमेगा सी होगा या प्लस ओमेगा सी होगा। इसी थ्योरम को हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी में कितना ट्रांसलेशन हुआ। अब इसके बाद देखो तुम लोगों को जो पढ़ना है, जो फंक्शन यहाँ पढ़ोगे तुम, वो या तो साइन वेव फंक्शन होगा या कोसाइन वेव फंक्शन होगा, जो करियर वेव होगा या फिर जो मैसेज सिग्नल होगा। तो यहाँ पर हमने बोला हमें एफ टी कॉस ओमेगा सी टी, जनरली इस तरह का की इक्वेशन, इस तरह का सिग्नल तुम्हारा यूज होना है इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस में। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया है। यहाँ पर कैसे बनाया, ये जो कॉस ओमेगा सी टी है इसको हम यूलर्स फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2, यहाँ से देखो क्या है, ये एफ टी हटा दो, मैं अभी तुम लोगों को सिंपल ये करके बता रही हूँ। ठीक है, ये एफ टी हट जाएगा, ये एफ टी हट जाएगा, ये 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 हट गया। ये हमारा यूलर्स थ्योरम के हिसाब से होता है। कॉस ओमेगा सी टी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस ओमेगा सी टी को हम 1/2 ई जे ओमेगा सी टी प्लस ई माइनस जे ओमेगा सी टी से लिखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा है इसमें, एफ टी की मल्टीप्लाई कर दी। जब एफ टी की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ऑब्वियसली जब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे एफ टी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक एफ टी यहाँ आएगा, एक एफ टी यहाँ आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया पूरे फॉर्मूले में, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले, इस पूरे का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले, देखो यहाँ लिखा हुआ है इसके सामने एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ का मतलब है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो एफ टी ई जे ओमेगा सी टी, अभी हमने देखा ऊपर इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ टी ई जे ओमेगा सी टी की वैल्यू होती है एफ ओमेगा माइनस सी और ओमेगा प्लस सी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू उन्होंने पहले इधर लिख दी, एफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, इस वाले की वैल्यू उन्होंने इधर लिख दी। अपोजिट भी लिख सकते हो तुम लोग को, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जस्ट इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी और इस ऊपर वाले की वैल्यू यहाँ लिख दी। ये किया है कहाँ से, यूजिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख सकते हो यूजिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इन्होंने यहाँ पर ये इक्वेशन लेकर आ गई। सिमिलरली अगर हमारा सिग्नल साइन वेव की फॉर्म में है तो साइन वेव के लिए हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी माइनस एफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। देखो ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है, मैं बता देती कौन सी, ये वाली और ये वाली। ये वैल्यू तो तुम्हें स्पेशली याद रखनी है, क्यों, क्योंकि ये आगे तुम्हारे डायरेक्ट यूज करी होगी, डायरेक्ट उठा के वो ये वैल्यू रख देंगे, तब मेरे को ये नहीं सुनना कि मैम ये कहाँ से आया। ठीक है, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसको डिटेल में, इसीलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आगे मैथमेटिकली तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वरना मेरे हिसाब से तुम लोग फोरियर पढ़ के आए हो, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इन्होंने ये एक्सप्लेन यही चीज की है कि अगर हम टाइम फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी साइनोसोडल फंक्शन से
तो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है, पूरा का पूरा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ ओमेगा से प्लस माइनस ओमेगा सी पर ट्रांसलेट हो जाती है। ठीक है, इसको मॉड्यूलेशन थ्योरम बोलते हैं, इसको मॉड्यूलेशन थ्योरम बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूनिट स्टार्ट करनी है। ठीक है, आगे जो पूरा प्रोसीजर जो पढ़ना है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए पढ़ना है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, कैसे हम ये प्रोसेस कैरी करते हैं, कैसे इसमें मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन जस्ट बता देती हूँ, फिर इसके बाद क्विज पर चलते हैं। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, जैसा मैंने बताया पहले भी, ये हमारा प्रोसेस है। किस क्या प्रोसेस है? जिसमें हम फ्रीक्वेंसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों कंपोनेंट कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ऊपर हमने जो इक्वेशन देखी, कौन से वाली? ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन में सिर्फ एसी की वैल्यू चेंज होगी, बाकी फ्रीक्वेंसी और फेज हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और फेज हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन सिंपल तरीके में, सिंपल वर्डिंग से हम देखें तो जो करियर सिग्नल है, ये हमारा हो गया मैसेज सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी का साइन वेव। ये हो गया हमारा हाई फ्रीक्वेंसी करियर सिग्नल, जिसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देखो क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन गई है हमारी, यानी कि सबकी पीक वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पर सबकी पीक वैल्यू इक्वल लेवल पर है, यानी कि कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा करियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी का। अगर मैं बोलूं कि ये 1 वोल्ट पर जा रही है पीक वोल्टेज, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 वोल्ट कहलाया। ठीक है, अब इस 1 वोल्ट के हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जब हमने इसके साथ मिक्स किया, यानी कि जब मॉड्यूलेशन प्रोसेस किया हमने यहाँ पर, तो यहाँ जो इसकी जो पीक वोल्टेज है, मान लिया इसकी पीक वोल्टेज है ये 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट का सिग्नल जब इस 1 वोल्ट के हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स होगा, ठीक है, या मॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, तो क्या होगा, इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। किसके हिसाब से चेंज होगा? एज पर दिस करियर सिग्नल, यानी कि जो ये इसकी शेप है एम्पलीट्यूड की, वो यहाँ पर आ जाएगी। जो ये कांस्टेंट थी, ये कांस्टेंट ना रह के, इसका एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट ना रह के, 1 वोल्ट तो था ही था, 1 वोल्ट में ये 2 वोल्ट और ऐड हो गया, तो पीक वैल्यू इसकी हमारी बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैसे कैसे फॉलो करेगा इस पूरे सिग्नल को? इस सिग्नल को क्यों फॉलो करता है? जो इंफॉर्मेशन है हमारी, मान लिया कोई वॉइस सिग्नल मैं सेंड कर रही हूँ, ठीक है, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने कोई स्टेटमेंट दिया और वो इस साइन वेव सिग्नल में कन्वर्ट होके आ गया, तो जो वो इंफॉर्मेशन है वो इसके एम्पलीट्यूड में प्रेजेंट होगा, और वो एम्पलीट्यूड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन यहाँ इस करियर में शिफ्ट हो रही। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो ये पूरी वैल्यू मिली, ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला, एएम सिग्नल जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एएम सिग्नल। एएम सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये पहले वाला हमारा मैसेज सिग्नल, या इसको बेस बैंड सिग्नल बोलेंगे, या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, दूसरे वाले को करियर सिग्नल बोलेंगे, और ये तीसरे वाला जो इन दोनों का मिक्सचर आया, रिजल्टेंट आया, इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी करियर सिग्नल। ठीक है, इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करने का प्रोसेस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, इसके एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में इसके एम्पलीट्यूड को चेंज करना हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाया। ठीक है, ये पार्ट इतना यहाँ पर फिनिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये चीज पढ़ेंगे